वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ आईसी कर्व्स। हमने आईसी कर्व के बारे में पहले वाली वीडियोस में बात की थी। तो आज हम देखते हैं कि उन इंडिफरेंस कर्व को हम किस किस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसके यूजेस क्या हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रहेगा पॉइंट वो है हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज, कि जब एक्सचेंज करनी होती है तो उसमें भी हम आईसी कर्व्स को यूज़ करते हैं। एक्सचेंज क्या होता है कि दो पर्सन्स होते हैं, दो गुड्स हैं, तो आपस में जब एक्सचेंज करते हैं तो हम जो केस लेंगे पहले वो लेंगे कि दो पर्सन्स हैं और दो ही हमारे पास गुड्स हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है। और जो हमारे पास गुड्स हैं वो एक गुड एक्स है, एक हमारे पास गुड वाई है, और दोनों के दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो जब दो बंदे ही होते हैं और सिर्फ दो ही गुड्स होते हैं एक्सचेंज करने के लिए, तो एक सिचुएशन ना बायलेटरल मोनोपोली जैसी बन जाती है। अब बायलेटरल मोनोपोली क्या होता है? बायलेटरल मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जिसमें कि सिर्फ एक बायर होता है और एक ही सेलर होता है। देखो जो मोनोपोली होती है, हम मोनोपोली किस चीज़ को कहते हैं कि जब सिर्फ एक सेलर होता है मार्केट में, लेकिन बायर वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। और मोनोपोली भी एक फॉर्म होती है मार्केट स्ट्रक्चर की, आने वाली वीडियोस में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो मोनोपोली होती है कि जब सिर्फ एक ही बायर मार्केट में होता है। अब बायलेटरल मोनोपोली है जो मोनोपोली और मोनोपोली दोनों को मिला के बनी है जो फॉर्म है वो हमारी बायलेटरल मोनोपोली है, जिसमें कि एक ही सेलर होगा और एक ही बायर होता है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल हैं, वो दोनों एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने पे कुछ गेन भी होएगा, ठीक है। जो गेन होना चाहिए वो म्यूचुअल होना चाहिए। देखो जो सामने वाला है जिसके साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये सोच के होना चाहिए ना कि दोनों को बेनिफिट हो। अगर उसे बेनिफिट नहीं होएगा तो वो उस चीज़ को आपके साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। तो जो बेनिफिट होना चाहिए वो म्यूचुअल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे आती है दो इंडिविजुअल्स के बीच, और उसे आईसी कर्व्स के थ्रू हम कैसे देखते हैं। अब आईसी कर्व्स का हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं जब एक्सचेंज करते हैं कि कितना किससे गेन हुआ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं आईसी कर्व से कि कौन एक्सचेंज करने से सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, सामने वाले को बिल्कुल ही फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, वो सब हमें पता चलता है आईसी कर्व से, ठीक है। आईसी कर्व को जो सबसे पहले देने वाले बंदे थे वो थे एजवर्थ, ठीक है। एजवर्थ ने आईसी कर्व को फॉर्मुलेट किया था, और एजवर्थ ने बताया था कि आप इसे म्यूचुअल एक्सचेंज जब दो इंडिविजुअल्स के बीच होती है आप तब आईसी कर्व्स को यूज कर सकते हो। ने जो अपनी बताई थी म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में वो बताया था, उसने बोला कि दो इंडिविजुअल हमारे पास, एक इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी है। डायग्राम हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल ए का जो डायग्राम है इसमें हमें तीन आईसी कर्व्स दे रखे हैं। ये गुड एक्स और गुड वाई के हैं। देखो जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कुछ कुछ अमाउंट में दोनों गुड्स हैं। अगर एक इंडिविजुअल ए है तो उसके पास कुछ क्वांटिटी में गुड एक्स होगा और कुछ क्वांटिटी में गुड वाई होगा। सेम हैपन्स विद इंडिविजुअल बी, ओके। देन हम एक्स एक्सिस पे हमें गुड एक्स लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई लिया है। ये तीनों आईसी कर्व्स दिखा रखे हैं इंडिविजुअल ए के। इन आईसी कर्व्स पे क्या है कि ऑप्टिमम बंडल्स हैं, जो दोनों गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है। बिकॉज हमने लास्ट वाली वीडियो से बात किया था कि आईसी कर्व वो कर्व होते हैं जो दोनों कॉम्बिनेशन जो गुड्स के वो शो करते हैं, जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेम इंडिविजुअल बी का डायग्राम है, गुड एक्स एक्सिस पे लिया है और गुड वाई हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और ये इंडिविजुअल बी के आईसी कर्व्स हैं। अब एजवर्थ ने बोला कि जब म्यूचुअल एक्सचेंज होती है आप उस चीज को कैसे देख सकते हो, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम की हेल्प से। एजवर्थ ने इस चीज जो एक्सचेंज की प्रॉब्लम है इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बॉक्स बनाया था, वो था एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। कुछ इस टाइप का आपको दिखता होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास दो थे, इंडिविजुअल ए था, इंडिविजुअल बी था। एजवर्थ बॉक्स कहते थे कि मान लो ये इंडिविजुअल ए का तो है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इंडिविजुअल बी के ग्राफ को अगर पलट दो, ठीक है, इंडिविजुअल ए का तो आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल बी के ग्रुप को अगर आप इसके ऊपर ओवरलैप कर दो तो क्या शेप लेगा? इंडिविजुअल ए की तो यही रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल बी की कुछ कनकेव टाइप में आ जाएगी जब आप उसे क्या करते हो, ओवरलैप कर देते हो। तो वो कहता है कि एक जो डायग्राम है, ठीक है, एक जो इंडिविजुअल ए है उसके ऊपर आप बी को ओवरलैप कर दो तो क्या बन जाता है? एजवर्थ बॉक्स डायग्राम बन जाता है। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में जो है ऑफ ओरिजिन है, ये गुड इंडिविजुअल ए का ओरिजिन है और ये हमारा इंडिविजुअल बी का, क्योंकि हमने इसके ऊपर इसे ओवरलैप किया है, ओके।
जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इंडिविजुअल ए के इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और जो ब्लू वाली लाइंस हैं वो इंडिविजुअल बी के डिफरेंस कर्व्स हैं, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ओके। और यहाँ पे गुड वाई ले रखा है, वर्टिकल में गुड वाई है, और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास गुड एक्स है। हमारे पास क्योंकि दो गुड्स हैं और दो पर्सन है, जो एक्स वाला इंडिविजुअल एक पर्सन है वो इस तरफ लाई कर रहा है, और हमने ओवरलैप किया इंडिविजुअल बी का, तो ये इंडिविजुअल बी का ओरिजिन है, इसे हमने ओ डैश से मार्क किया है। नेक्स्ट हमने सारे के सारे इंडिफरेंस कर्व्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं हमारे हर कोई है जो वो एक दूसरे के टेंजेंट है, ठीक है। जब एक दूसरे के जो टेंजेंट है या आईसी कर्व्स, आप इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो तो हमारे पास एक कर्व आती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व वो कर्व होती है जो वो पॉइंट्स को शो करेगी जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं दो, उनमें से बेनिफिट एक को तो होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सारे के सारे वो पॉइंट्स जो इस कर्व पे लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे, ठीक है, इस पे वो सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे जो सोशल वेलफेयर हमारा मैक्सिमाइज होता है। अब कैसे हो सकता है सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज? हो सकता है कि ए का, मान लीजिए दो इंडिविजुअल तो है हमारे पास, अगर ए का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है लेकिन बी को बिना वर्ड्स ऑफ किए, यानी कि ए बेटर ऑफ हो रहा है बी को बिना वर्ड्स ऑफ किए, तो उसका क्या मतलब है कि हमारा सोशल वेलफेयर इंक्रीज हुआ है। आई रिपीट कि इंडिविजुअल अगर दो हैं, एक का बेनिफिट अगर बढ़ रहा है लेकिन दूसरा है पहले वाले से ना तो बेटर ऑफ है ना वर्स ऑफ है, तो उसका मतलब होता है कि जो हमारा सोशल वेलफेयर वो इंक्रीज हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे वो होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट इंडिविजुअल्स को होता है एक्सचेंज करने से, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेड वाली लाइन्स हमारी, ये है हमारी इंडिविजुअल ए की इंडिफरेंस कर्व्स, और ब्लू वाली है वो है हमारी इंडिविजुअल बी की इंडिफरेंस कर्व्स। अब दोनों की दोनों अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब A2 है, A2 इंडिफरेंस कर्व पे जो इंडिविजुअल ए है उसे OM क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स मिल रहा है, ठीक है, और MM डैश क्वांटिटी उसे गुड वाई की मिल रही है। आई रिपीट, जो OM क्वांटिटी है गुड एक्स की मिल रही है इंडिविजुअल ए को, और जो MM डैश क्वांटिटी है वो गुड वाई की मिल रही है इंडिविजुअल ए को, जब इंडिफरेंस कर्व उसका होता है A2। और बी के केस में क्या होता है कि OM तो उसे क्वांटिटी मिल रही है गुड वाई की, और OM क्वांटिटी उसे मिल रही है गुड एक्स की। ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो A2 है और B2 दोनों के जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे X पॉइंट पे। आपको नजर आ रहा होगा X पॉइंट पे ये दोनों के दोनों जो कर्व्स है A2 और B2 दोनों के जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि X पॉइंट पे कंज्यूमर के पास OM क्वांटिटी ऑफ गुड X एंड MM डैश क्वांटिटी ऑफ गुड Y, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व है जो H, ये तब है जब एक्सचेंज नहीं होती है। विदाउट एक्सचेंज यहाँ पे दोनों कंज्यूमर है लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कंज्यूमर मूव करता है टू द पॉइंट K, उसे K की तरफ मूव करना है कंज्यूमर्स को। आफ्टर टेकिंग प्लेस एक्सचेंज की उन्होंने दोनों कमोडिटीज को, और वो K की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप नोटिस करो यहाँ पे जब वो H के बाद मूव करेंगे K की तरफ, जब दोनों के बीच जो एक्सचेंज हो जाती है वो हो जाती है दोनों गुड्स के बीच की, ठीक है। तो कंज्यूमर जो A है, इंडिविजुअल A है, वो तो A2 कर्व पे है, ठीक है। जहाँ पे वो पहले था जब एक्सचेंज नहीं हो रही थी वो तब भी A2 कर्व पे था, और जब एक्सचेंज हो रही है वो तब भी A2 कर्व पे है। लेकिन जो बी इंडिविजुअल है वो क्या हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है, यहाँ था, यहाँ पे क्या है B2 था, ठीक है। इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल बी का जो इनिशियल कर्व था वो B2 था, लेकिन एक्सचेंज हुआ जैसे कंज्यूमर्स ने K की तरफ मूव करना शुरू किया, इंडिविजुअल B है B4 पे आ गया। इट मींस कि B2 से B4 पे आना वो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व पे आने का क्या मतलब है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो रही है। लेकिन A2 पहले भी A2 पर था और अब भी A2 पर है। इट मीन्स कि जब K की तरफ मूव करते हैं तो इंडिविजुअल जो B है वो बेटर ऑफ है, लेकिन
वो इंडिविजुअल ए को वर्स ऑफ भी नहीं कर रहा है। देखो जो इंडिविजुअल ए है के पॉइंट पे उसे ना तो बेनिफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है, वो पहले भी वही था, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल बी है वो बेटर ऑफ हो गया। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि वो इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज कर ले, क्योंकि सोशल वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है चाहे एक पर्सन का हो रहा है, लेकिन दूसरे को तो बिना वर्स ऑफ किए हो रहा है। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं, अगर वो एच से एल की तरफ मूव करते हैं, जब वो एच से एल की तरफ मूव करेंगे तो देखो जो इंडिविजुअल बी है वो पहले भी B2 कर्व पे था और अब भी एक्सचेंज होने के बाद भी B2 पे है, लेकिन A4 पे आ जाता है इंडिविजुअल A। पहले वो A2 पे था, A4 पे जा रहा है। अब A2 से A4 पे जाना, यहाँ इसका क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल A है वो बेटर ऑफ हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल B को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, वो नीदर वाली स्टेटमेंट में आ जाता है, नीदर गेन नीदर लॉस। ओके, तो एक पॉइंट ये बनता है कि ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज कर ले, यहाँ पे सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। फिर जो पॉइंट है इन दोनों के बीच, यानी कि जो मैंने शेड कर दिया रीजन, इस शेडेड रीजन के अंडर जितने भी पॉइंट्स आते हैं कंज्यूमर उसमें म्यूचुअल बेनिफिट गेन करेगा। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट तो होगा ही होगा, भले ही एक का इंक्रीज हो वेलफेयर पर जरूर होगा एक का। तो अब एक पॉइंट हमारा रहता है आर। पहले हम जी की बात करते हैं। जी पॉइंट है वो कहीं लाई कर रहा है इस शेडेड रीजन के अंडर, ना तो देखो वो इंडिफरेंस कर्व पे है, यहाँ पे भी कंज्यूमर है जो बेटर ऑफ है दोनों। क्यों है? क्योंकि पहले जो इंडिविजुअल ए और बी थे दोनों का जो आईसी कर्व था वो A2 B2 था, अगर वो एक्सचेंज करने के बाद जी की तरफ मूव करते तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने पॉइंट्स है इस शेडेड रीजन के अंडर और इसकी बाउंड्रीज पे सब पे म्यूचुअल बेनिफिट होएगा। अगर इससे बाहर जाते इस बाउंड्री से तो लॉस ही लॉस है। तो ये रीजन है जिसके अंदर जो म्यूचुअल एक्सचेंज हम कर सकते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट हमें मिलता है। अब अगर आर की तरफ चले, ठीक है, एच से आप आर की तरफ आओ, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाती है। उसके बाद जब कंज्यूमर एच से आर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो इंडिविजुअल ए और बी का जो आईसी कर्व था इनिशियल वो A2 B2 था, लेकिन अब A3 B3 हो गया है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों कंज्यूमर क्या है, बेटर ऑफ है, दोनों के दोनों इंडिविजुअल बेटर ऑफ है। बेटर ऑफ है इसका मतलब कि दोनों को बेनिफिट हुआ है। तो जो आर पॉइंट है वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम है जहां पे दोनों को बेनिफिट हुआ है। अब जो जितने भी पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे आते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरेटो ऑप्टिमम। बिकॉज पेरेटो ऑप्टिमम स्टेटमेंट क्या कहती है, पेरेटो ऑप्टिमम स्टेटमेंट ये कहती है कि सोशल वेलफेयर आपका बढ़ता है अगर आप एक पर्सन को बेटर ऑफ कर रहे हो लेकिन दूसरे के वेलफेयर को रिड्यूस नहीं कर रहे हो। मतलब मैं आई रिपीट कि जब एक पर्सन के वेलफेयर को इंक्रीज करते हो यानी कि उसे आप बेटर ऑफ बनाते हो लेकिन दूसरे को आप वर्स ऑफ नहीं बनाते हो, अगर उसे सेम स्टेटमेंट में रखते हो तो उसका मतलब होता है पेरेटो ऑप्टिमम। तो जितने भी पॉइंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जो ब्लैक लाइन है इस पे लाई करेंगे सारे पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट होते हैं। आर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे दोनों पर्सन्स का इक्विलिब्रियम है। अब चाहे तो वो जी पे भी जा सकते हैं एक्सचेंज के बाद, लेकिन जी है, जी पे उन्हें दोनों को गेन तो होगा लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे लाई नहीं कर रहा और कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे जो टेंजेंसी से बनेंगे, टेंजेंसी ऑफ इंडिविजुअल ए एंड बी इंडिफरेंस कर्व्स, वो सारे क्या होते हैं, पेरेटो ऑप्टिमम होते हैं। हम चलते हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारी सब्सिडीज टू कंज्यूमर्स। जो सब्सिडी होती है कंज्यूमर्स को जो दी जाती है नीडी फैमिलीज को या फिर जो पुअर फैमिलीज होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, जो गवर्नमेंट है उन्हें सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी है वो दो काइंड में दी जा सकती है, या तो आप कैश दे सकते हो या प्राइस कम करके दे सकते हो। जब प्राइस कम करके दी जाती है तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर है उनकी रियल इनकम इंक्रीज होती है कि भाई प्राइस है कुछ जो मार्केट प्राइस है उसके हाफ रेट पे जो कंज्यूमर है उस गुड को परचेज कर सकता है। और एक होती है कैश सब्सिडी, उसमें क्या होता है कि डोनेशन की फॉर्म में या ग्रांट्स की फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती है नीडी पीपल्स जिन्हें की दी जानी चाहिए सब्सिडी उन्हें वो मनी इनकम दे देती है कि वो अपनी कंजम्पशन उस हिसाब से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारी प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी का केस लेने के लिए हम केस देखेंगे, मान लीजिए फूड है हमारे पास, ठीक है,
तो फूड का देखते हैं, जो फूड का केस लेते हैं तो मान लीजिए कि जो फूड है वो उसका प्राइस जो है वो मतलब कि इस तरीके से है, हमें इनकम भी दी हुई है कंज्यूमर की और हमें प्राइसेस भी दिए हुए गुड्स के। ठीक है, जो इनकम है, मान लीजिए जो इनकम हमें कंज्यूमर की दी है और जो प्राइसेस है फूड के, उसके हिसाब से जो बजट लाइन है कंज्यूमर की, जो इनिशियल बजट लाइन है विद गिवन मार्केट प्राइस, ठीक है, तो वो PL1 है। यहाँ पे PL1 है वो उसकी बजट लाइन है, मार्केट प्राइस और जो उसकी इनकम है, इनकम उसकी कितनी है, OP है, OP उसकी कितनी है, इनकम है। ओके, अब मान फूड में है सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने बोला कि जिन्हें ये सब्सिडी दी जा रही है मार्केट प्राइस के हाफ रेट पे कंज्यूमर को चीजें दी जाए। ठीक है, सिर्फ फूड की बात करें, सिर्फ फूड के बारे में, ओनली फूड में मान लीजिए सब्सिडी दे दी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का ये मतलब है सब्सिडी देने से कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे जो चीजें देते हैं तो नीडी पीपल्स को आप उस मार्केट प्राइस के हाफ प्राइस पे चीजें दीजिए, तो हाफ प्राइस पे कंज्यूमर परचेज करेगा, बाकी जो मार्केट प्राइस का हाफ रिमेनिंग बचता है वो कौन पे करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, कंज्यूमर के लिए तो सब्सिडी की फॉर्म में फूड सस्ता ही हो गया ना, तो उससे उसकी जो बजट लाइन है वो आगे को शिफ्ट कर दी, बजट लाइन है PL1 से P2 राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर दी। यहाँ पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो R पॉइंट पे है। R पॉइंट पे कैसे है कि IC कर्व है, प्राइस लाइन के टेंजेंट है, और हमने देखा कि जो प्राइस लाइन की जो टेंजेंट होती है IC कर्व, हम वहां पे जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो कंज्यूमर परचेज करता है वो OL1 यूनिट्स ऑफ फूड ले रहा है। ठीक है, और OL1 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी जो फूड है उसे परचेज करने के लिए उसे पे करना पड़ रहा है PT। प्राइस लाइन जो PL2 है, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में R पॉइंट पे जहाँ की OL1 यूनिट्स ऑफ फूड की परचेज करने के लिए उसे जो इनकम देनी पड़ रही है वो PT देनी पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद कंज्यूमर को सब्सिडी दी गई है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, प्राइस की फॉर्म में दी गई है सब्सिडी। सब्सिडी पे क्या है कि वो हाफ रेट पे परचेज करेगा। अब हाफ रेट पे जो परचेज करेगा तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे उसे PT इनकम है वो अपनी खर्च करनी पड़ रही थी, PT इनकम उसे स्पेंड करनी पड़ रही है जब उसे फूड सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, जब अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कंज्यूमर को सब्सिडी मिली ही नहीं तो उसकी बजट लाइन क्या थी, PL1 थी। PL1 पे उतनी ही क्वांटिटी फूड उसे परचेज करने के लिए कितनी इनकम लगानी पड़ रही थी, PN लगानी पड़ रही थी। ये इनकम वो तब स्पेंड कर रहा था सिर्फ ओवर क्वांटिटी ऑफ फूड को परचेज करने के लिए कि जब कंज्यूमर को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिल रही थी। जब उसे सब्सिडी मिल रही थी तो उसकी बजट लाइन ने राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर दी, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट की तो अब उसे R पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर उसे सिर्फ PT इनकम है वो उसमें उसे उतनी क्वांटिटी मिल रही है। इट मीन्स कि अगर कंज्यूमर है PT इनकम जो है अपनी स्पेंड कर रहा है ओवर क्वांटिटी ऑफ फूड को परचेज करने के लिए, तो इसका मतलब ये जो बची हुई जो TN इनकम है ये कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। यानी कि ये हाफ मार्केट प्राइस है वो कौन पे करेगी, गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि उसने प्राइस सब्सिडी दी है कि कंज्यूमर्स मार्केट प्राइस का जो हाफ प्राइस है उसी पे कंज्यूमर चीजें खरीद सकता है। ठीक है, TN है ये जो गवर्नमेंट देगी, तो ये किसके इक्वल है, RM के इक्वल। ये जो TN है ये RM के क्या है, इक्वल है। यानी कि ये जो पोर्शन है सारा का सारा ये कौन देगा, गवर्नमेंट पे करेगा। अब हम देखते हैं कि सब्सिडी की वैल्यू ऑफ मनी क्या है। अब सब्सिडी मिली है, कंज्यूमर को उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू हम मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि कंज्यूमर को की जो हमने एक बजट लाइन ड्रॉ करी, EF बजट लाइन। ठीक है, ये इस तरीके से होनी चाहिए कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है जो IC कर्व है उसी को टच करते हुए पास करे। ठीक है, अब जो टेंजेंट लाइन है EF ये किसके टेंजेंट होनी चाहिए, PL1 के टेंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ मनी देखनी है कि सब्सिडी होने की वजह से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होता है। सब्सिडी मिलने से पहले तो यही थी ना उसकी बजट लाइन, तो इसकी पहले हमने एक बजट लाइन ड्रॉ करी EF जो IC कर्व को टच करते हुए जाए। ठीक है, और जो IC कर्व की जो मतलब कि टेंजेंट है जो EF वो है S पॉइंट पे। S पॉइंट पे कंज्यूमर को सिर्फ OB क्वांटिटी ऑफ फूड मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ मनी देखनी है। अब जो सब्सिडी है वो क्या कहती है
कि पहले तो कंज्यूमर जब सब्सिडी ले रहा था उसे ओए क्वांटिटी मिल रही थी पीटी मनी, ठीक है। अब जब एस पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी है उसकी कम हो रही है और उससे मनी है उतनी ही कम करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर वो एस क्वांटिटी पे एस पॉइंट पे अगर परचेज करता है तो ओ बी क्वांटिटी को उसे परचेज करने के लिए जो उसकी जो मनी है वो तो भी रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स कि ये जो बी ए है ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी है फॉर कैश फॉर फूड सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। प्राइस में रिड्यूस होने की वजह से ये उसकी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ मनी आ गई। अब है ये जो बेनिफिट है इसमें क्या है कि जो आरएम है ये गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है। ये हाफ द मार्केट प्राइस, क्योंकि कंज्यूमर को सिर्फ पीटी मनी देनी है उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करने के लिए। ये था जब प्राइस सब्सिडी की हम बात करते हैं। सेकंड सब्सिडी थी हमारी लंप सम टैक्स, ठीक है, सॉरी लंप सम मनी इनकम। अगर हम कैश ग्रांट देते हैं यानी कि कंज्यूमर को प्राइस में रिडक्शन करने की बजाय आप उसे उतनी ही इनकम दे दो जितनी आप रिडक्शन कर रहे थे, जितने की गवर्नमेंट पे करने को तैयार थी कि भाई हाँ हम हाफ प्राइस देंगे, तो अगर उतने से ही कंज्यूमर की इनकम को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखो जो प्राइस है वो प्राइस सब्सिडी इतना ज्यादा पे करने को कह रही है गवर्नमेंट को, आरएम या फिर आप कह सकते हो टीएन, ये सब्सिडी है, लेकिन आप उतने से ही मनी इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें हमारी पीएन बजट लाइन है। सब्सिडी तो मिली चाहे किसी फॉर्म में मिली हो, आपकी बजट लाइन है वो आगे को शिफ्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो आईसी कर्व था वो आर पॉइंट पे टेंजेंट था। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी थी वो ओए थी और उसे जो पे करना था वो P1T करना था, ठीक है। अब उसकी उसे मनी इनकम दी जा रही है यानी कि इक्विवेलेंट वेरिएशन किया जा रहा है। इक्विवेलेंट वेरिएशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्लट्स की वाले में कि कंपेंसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन होता है। कंपेंसेट आता है जब कंज्यूमर की आप इनकम को उतने से रिड्यूस कर देते हो, लेकिन हमें यहाँ पे वेलफेयर इंक्रीज करना है तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेरिएशन थी कि जितने से आप उसकी इनकम को रिड्यूस करते हो अगर आप उतने से उसकी इनकम को इंक्रीज कर दो ताकि वो अपने ओरिजिनल आईसी कर्व पे तो रहे, अगर उसे रहना है तो हमने क्या किया, सीडी बजट लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है P1 L1 के, ठीक है। अब ये इस तरीके से होनी चाहिए कि आईसी कर्व को टच करे, आईसी को, ठीक है, आर पॉइंट से टच करते हुए वो जा रही है, ठीक है। अब आर पॉइंट क्यों कहते हैं कि अगर कंज्यूमर चाहे तो अगर उसकी डिजायर हो तो वो अपने जो ओरिजिनल बंडल पे था उस पे रहे, लेकिन कंज्यूमर ओरिजिनल बंडल पे नहीं रहेगा अगर उसकी इक्विवेलेंट वेरिएशन यानी कि उसे इनकम ज्यादा दी जा रही है यानी कि ग्रांट्स दी जा रही है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में जाने की सोचेगा, क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रैशनल होता है कि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो अचीव करने की कोशिश करता है। इतनी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी और इतनी ग्रांट्स है, ठीक है, क्योंकि इतने से उसकी मनी बढ़ गई है, उसकी डोनेशन होगी जो गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे एस पॉइंट पे जो IC1 कर्व वो टेंजेंट है तो कंज्यूमर का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे वो ओबी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो उसे यहाँ पे कम पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसे उतनी इनकम दी गई है उस चीज को परचेज करने के लिए। अब जो प्राइस सब्सिडी है उसका क्या फायदा और नुकसान क्या है, देखो फायदा ये है कि वो कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है, और कम इनकम से खरीद पा रहा है जब उसे प्राइस सब्सिडी दी जा रही है कि जो क्वांटिटी वो पहले हाई ज्यादा इनकम देकर खरीद पा रहा था उसी सेम क्वांटिटी को कम इनकम में खरीद पा रहा है। प्राइस सब्सिडी तो यही कहती है कि इसमें क्या हो गया कि सिर्फ आप फूड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो आपका कैश ग्रांट वाली जो सब्सिडी होती है इसमें क्या है कि कंज्यूमर ने अपने फूड को OA से OB रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अब वो सिर्फ OB ले रहा है, लेकिन अब जो उसके पास जो ग्रांट्स आई थी, जो कंज्यूमर को ग्रांट्स मिली थी, डोनेशंस मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी की फॉर्म में, उसे वो कहीं और भी लगा सकता है। लेकिन जब प्राइस सब्सिडी दी जाती है तो सिर्फ आप फूड की कंजम्पशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन जब हमें कैश की ग्रांट दी जाती है तो कंज्यूमर अपनी जितनी उसे नीड है फूड की उसे पूरी करके वो बचे हुए पैसे को कहाँ लगा सकता है, अपनी और जरूरतों में लगा सकता है। हमारे लिए जो बेनिफिटेड होती है वो सब्सिडी होती है ग्रांट्स की, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन होता है वो
TN से तो कम होता है। देखो यहाँ पे क्या था कि कंज्यूमर सिर्फ PT दे रहा था और TN गवर्नमेंट पे करी थी। अब अगर आप TN को और अगर आप CP1 को देखो तो जो TN है वो ज्यादा है, यानी कि सब्सिडी तो गवर्नमेंट दोनों में दे रही है, लेकिन जो TN है वो ज्यादा है और CP1 कम है। सब्सिडी यहाँ पे दोनों में दे रही है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना लॉस कर रही है और यहाँ पे उसे गेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वेलफेयर भी अचीव हो रहा है, गवर्नमेंट को पे भी कम करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, वेलफेयर तो अचीव हो रहा है लेकिन ज्यादा गवर्नमेंट भी पे करे, वहाँ पे गवर्नमेंट को भी कम पे करना पड़ेगा और जो सब्सिडी नीडेड पीपल्स होते हैं उनको भी बेनिफिट पूरा मिलता है। तो ग्रांट वाली जो सब्सिडी होती है वो बेटर होती है देन प्राइस सब्सिडी। हमारी थर्ड एप्लीकेशन है वो वेलफेयर इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पे। पहली बात तो पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स होता है जिसका जो बर्डन है वही बंदा बर्दाश्त करता है जिसके ऊपर की वो टैक्स लगाया गया हो। आई रिपीट कि वेलफेयर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे वो लगाया गया वो ही उसके बर्डन को बियर करे, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनका जो बर्डन है हम शिफ्ट कर सकते हैं टू सेकंड पर्सन, कि जिस पे लगाया गया है वो अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है किसी और पर्सन पे। फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, अब वो कहाँ से प्रोड्यूस होता हुआ आ रहा है, तो उसमें पैकेजिंग भी है, उसे बनाने में जितना भी है कितनी उसकी स्टेप वाइज उसकी प्रोडक्शन हुई है, प्रोसेसिंग हुई है, उन सब पे जो टैक्स लगता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जो उसका प्राइस होता है उसमें उस टैक्स को सारे को ऐड करके और कंज्यूमर मार्केट में भेज देता है। फिर जो वो टैक्स लिखा होता है कि हमने अगर देखा हो कि जब मार्केट में जाते हैं कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं तो उसके बैक साइड पे लिखा होता है उसकी पैकिंग पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसका मतलब होता है कि जितने भी टैक्स लगे सारा मिला के उसका MRP सेट किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, प्रोड्यूसर अपना बेनिफिट है वो कंज्यूमर को शिफ्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उससे कंज्यूमर के वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट अगर हम देखें कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स वो टैक्स होता है जो कंट्री के विद इन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है उन गुड्स पे लगाया जाता है, वो होता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अगर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, वैसे ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगा दे, मान लीजिए पहले जो कंज्यूमर की इनकम थी वो थी PL1, ठीक है, उसकी बजट लाइन थी गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और जो इनकम है ये उसकी बजट लाइन थी PL1। यहाँ वो जो इक्विलिब्रियम में था वो Q1 पॉइंट पे था जहाँ IC1 है, PL1 के टेंजेंट है। अब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया, वो गुड्स पे लगता है। अब गुड का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो कंज्यूमर उस चीज को कम खरीदेगा, उसकी बजट लाइन है पीछे को शिफ्ट कर दी, L1 से L2 पे वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो आ गया PL2 बजट लाइन पे, जो वो इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर का वो Q2 पे होता है जहाँ IC2 है उसके टेंजेंट है। और Q2 पॉइंट इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर है गुड्स की ON क्वांटिटी को परचेज करता है और PM मनी है वो स्पेंड करता है। अब एक्साइज ड्यूटी कितना लगता है, उस एक्साइज ड्यूटी लगने की वजह से क्या हुआ कि जो गुड का जो प्राइस है वो बढ़ गया, उसकी वजह से कंज्यूमर उसकी जो परचेजिंग है उसे उसने कम कर दिया। अब जब टैक्स नहीं लगा था, बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, BL1 उसकी बजट लाइन थी, यहाँ पे वो ON गुड एक्स की क्वांटिटी को परचेज करने के लिए पहले कम इनकम लगा रहा था, मान लीजिए PT लगा रहा था, ठीक है। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी लगने की वजह से गुड हो गए महंगे, ठीक है, उसका जो गुड है वो महंगा हो गया, उसे उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करने के लिए अब उसे ज्यादा इनकम पे करनी पड़ रही है, PM अमाउंट ऑफ इनकम उसे देनी पड़ रही है। यहाँ पे जो उसका जो एक्साइज ड्यूटी का जो इफेक्ट है वो क्या है, हमारा यहाँ पे TM है, TM ये हमारा एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट है। अब मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी का टैक्स नहीं लगता है, कंज्यूमर
पे के ऊपर लगता है लंप सम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लग जाता है। अब जब डायरेक्ट टैक्स लगता है तो सीधा इनकम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकम पे लग रहा है। उसका गुड और प्राइसेस पे से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ किस पे लग रहा है, उसकी कंज्यूमर की इनकम पे लग रहा है। कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, ठीक है, उसकी बजट लाइन पीछे को शिफ्ट कर जाती है। कंज्यूमर की जो इनकम है वो अगर उस पर टैक्स लग जाता है तो कंज्यूमर की इनकम ही कम हो जाएगी, ठीक है। पहले उसकी PL1 बजट लाइन थी तो अब उसकी क्या होगी, AB होगी। जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये हमारी क्या है, AB बजट लाइन है, जो कंज्यूमर की कब हुई है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा, किसी तरह का इनकम टैक्स कह सकते हैं, वो लग गया। अब जो कंज्यूमर है अपनी इस बजट लाइन पे Q3 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां IC3 है वो AB के टेंजेंट है। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर है OP क्वांटिटी परचेज कर रहा है गुड एक्स की, और लेकिन उसे इनकम उतनी ही ज्यादा देनी पड़ रही है। लेट इट पॉइंट S। जब उसे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा था कंज्यूमर्स के ऊपर तो वो TM इनकम को ज्यादा दे रहे थे, ठीक है, मतलब कि जब बिल्कुल टैक्स नहीं था तब वो PT इनकम दे रहा था सेम क्वांटिटी के लिए, लेकिन जब उसके ऊपर टैक्स लगा तो सेम क्वांटिटी के लिए उससे TM एक्स्ट्रा इनकम को पे करना पड़ रहा था। ये था हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का। जब उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ पे है, उससे क्या हुआ, वो क्वांटिटी तो बेशक ज्यादा खरीद रहा है लेकिन उसे इनकम उतनी ही ज्यादा पे करनी पड़ रही है, अब उसे PS इनकम पे करनी पड़ रही है। यहाँ से हम देखें तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का जो है वो हमारा सिर्फ AS है, ठीक है, क्योंकि उसे इतनी ही इनकम पे करनी पड़ रही है, उसकी इतनी इनकम कम होगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो बेनिफिट किस में है, देखो यहाँ पे जो TM है वो ज्यादा है, ठीक है, और AM है जो वो हमारा कम है। अब डायरेक्ट टैक्स लगाने से कंज्यूमर्स को बेनिफिट फिर भी होता है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से जो हमारे जो वाइड गैप होता है रिच और पुअर के बीच का वो इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे जो वर्स इफेक्ट होता है पुअर पीपल्स पे होता है, क्योंकि वो कोई भी गुड प्रोड्यूस करे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है कि आप रिच पे ज्यादा टैक्स लगा सकते हो, पुअर पे कम लगा सकते हो। तो जो हमेशा जो टैक्स का इफेक्ट होता है वेलफेयर, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से जो वेलफेयर है कंज्यूमर्स का वो रिड्यूस होता है और डायरेक्ट टैक्स लगने से इंक्रीज ही होता है। अब यहाँ पे जो देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से जो भी इफेक्ट हो रहा था वो ज्यादा था और डायरेक्ट टैक्स का कम था, तो हमारे जो बेटर होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाना। डायरेक्ट टैक्स को लगाइए, बेटर वही रहेगा कि आप डायरेक्ट टैक्स लगा सकते हो। इनडायरेक्ट से जो पुअर पीपल्स होते हैं उनकी जो परचेसिंग पावर उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स से रिच और पुअर के बीच का जो गैप होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और डायरेक्ट टैक्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इनकम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब डायरेक्ट टैक्स लगता है तो सिर्फ कंज्यूमर के हाथ से इनकम जाती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उससे क्या होता है कि कंज्यूमर की दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है तो उसका लेना देना तो प्राइसेस से है ना। अब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, गुड पे लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होएगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस से लेना देना है। अब प्राइस से लेना देना तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन होएगा कि कंज्यूमर को फोर्स किया जा रहा है कि वो उस गुड को छोड़ के किसी और को प्रोड्यूस करे, क्योंकि अब वो उसके लिए क्या है, महंगा ज्यादा पड़ रहा है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है रादर देन अदर्स, ठीक है। तो उसे क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कंज्यूमर को। तो इस वजह से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो कंज्यूमर है उस गुड को किसी और गुड के साथ सब्स्टिट्यूट करता है, इनकम इफेक्ट भी होता है। तो जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पूरा फोर एज ए प्राइस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो सिर्फ इनकम इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो आज की वीडियो में हमने 3 तरह की एप्लीकेशन देखी। फर्स्ट थी हमारी एक्सचेंज एप्लीकेशन। एक्सचेंज था जो एजवर्थ बॉक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया था कि सारे के सारे जो पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होते हैं वो पैरेटो ऑप्टिमम होते हैं, वहीं पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। सेकंड हमने देखा था सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी होती है 2 तरह की होती है, एक प्राइस और एक कैश ग्रांट की होती है। जब प्राइस सब्सिडी होती है तो गुड्स का प्राइस कम किया जाता है, जिससे कि कंजम्पशन आप सिर्फ पार्टिकुलर उसी गुड की कर सकते हो जिसके लिए सब्सिडी आपको प्रोवाइड की गई है।
लेकिन जो कैश ग्रांट होती है उससे आप अपनी और भी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। थर्ड हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी वो पढ़ी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के वेलफेयर इफेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स का जो वेलफेयर इफेक्ट होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या वेलफेयर इफेक्ट होता है कंज्यूमर्स पे। जो इनडायरेक्ट का होता है वो वर्स्ट होता है, लेकिन जो डायरेक्ट का होता है वो फिर भी बेटर होता है देन द इनडायरेक्ट। तो हमें जो डायरेक्ट टैक्स वाली जो पॉलिसी है वो ज्यादा बेनिफिटेड है, क्योंकि उससे पुअर पीपल्स को सफर नहीं करना पड़ता है। तो गाइज ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी।